नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिव्या ज्ञान कहानियां में, जहां हर कहानी में छुपा होता है एक गहरा संदेश और जीवन की सच्चाई। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी मार्मिक और शिक्षाप्रद कहानी जो आपको भावुक भी करेगी और सोचने पर मजबूर भी। ये है एक गरीब माता पिता, एक अमीर चालबाज बहू और एक शरीफ बेटे की कहानी, ममता का मोल। तो चलिए इस दिल को छू लेने वाली यात्रा की शुरुआत करते हैं। गांव के एक कोने में एक छोटा सा घर था जो मिट्टी और गाय के गोबर से लिपा पुता था। वह घर साधारण जरूर था, लेकिन उसमें एक अनमोल धरोहर बसती थी, प्यार, त्याग और उम्मीद। उसी घर में रहते थे धर्मदास और गौरी, जो जीवन के अंतिम पड़ाव पर थे। उनके बाल सफेद हो चले थे, चेहरे पर झुर्रियों की गहराई समय की कहानी कहती थी और हाथों की नसें उभरी हुई थीं, मानो खेतों की मिट्टी में बीते वर्षों की मेहनत की गवाही दे रही हो। धर्मदास एक सीधा सादा किसान था। उसने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा। उसकी सबसे बड़ी पूंजी था उसका बेटा विजय। गौरी उसकी पत्नी शांत स्वभाव की महिला थी, जिनकी आंखों में हमेशा अपने बेटे के लिए चिंता और प्रेम के भाव झलकते थे। वे दोनों दिन रात खेतों में मेहनत करते और जो थोड़ी बहुत आमदनी होती उसमें से अपना खर्च निकालकर बाकी पैसा विजय की पढ़ाई के लिए भेज देते। धर्मदास गांव में अक्सर चौपाल पर बैठकर गर्व से कहा करता, हम खुद भूखे रह लेंगे पर अपने बेटे को बड़ा आदमी बना के रहेंगे। विजय हमारे बुढ़ापे की लाठी है। गौरी भी चुपचाप हर रोज विजय की सफलता के लिए मंदिर में दीप जलाती और भगवान से बस एक ही प्रार्थना करती, हे ठाकुर जी, हमारे बेटे को इतना बड़ा बना देना कि उसके सिर गर्व से कभी झुके नहीं। हालांकि उनका शरीर अब जवाब देने लगा था, लेकिन दिल में जवान उम्मीदें थीं। विजय की कामयाबी और उसके लौट आने की उनका हर दिन इंतजार में बीतता। कब उनका बेटा शहर से एक चिट्ठी भेजे, कब फोन करे या कब गांव लौटकर उन्हें गले लगाए। विजय में बचपन से ही कुछ खास था। वह पढ़ाई में होशियार था और अपने माता पिता की मेहनत को समझता भी था। जब वह शहर गया तो शुरू में बहुत कठिनाई झेली, छोटा कमरा, सस्ता खाना और अकेलेपन की मार। लेकिन उसने हार नहीं मानी। पढ़ाई में खूब मेहनत की, रातों को जागकर पढ़ा और प्रतियोगी परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन किया। कुछ सालों बाद विजय को एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। तनख्वाह अच्छी थी और प्रमोशन भी जल्दी मिला। अब उसके पास अपना फ्लैट था, कार थी और आरामदायक जीवन। उसका आत्मविश्वास बढ़ चुका था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर का गांव वाला विजय अब भी जिंदा था, जो हर महीने माँ बाप को पैसे भेजता और कभी कभी उन्हें फोन करके हालचाल पूछता। फिर उसकी जिंदगी में आई काव्या, एक अमीर घराने की लड़की। वह बेहद सुंदर थी, आधुनिक परिधान पहनती थी, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलती थी और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में घूमना उसकी आदत थी। काव्या उच्च वर्ग की थी और सादगी से उसका कोई वास्ता नहीं था। विजय ने सोचा कि उसके माता पिता की तरह काव्या भी उसे समझेगी, पर शायद वह गलत था। शादी बड़े ही शाही अंदाज में हुई। एक आलीशान होटल में रिसेप्शन हुआ, जिसमें शहर के नामी लोग, कंपनी के अधिकारी और मीडिया तक को बुलाया गया। लेकिन इस चमक दमक के बीच धर्मदास और गौरी खुद को जैसे खोया हुआ महसूस कर रहे थे। उनके सादे धोती कुर्ते, गौरी की पुरानी साड़ी और गांव की मिठास से भरी भाषा वहां किसी को समझ नहीं आ रही थी। लोग उन्हें तिरछी नजरों से देख रहे थे। कई बार काव्या की मां ने हल्की सी मुस्कान में कहा भी, बहन जी, अब गांव से शहर आए हैं, धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। गौरी के दिल को यह बात चुभी, लेकिन उसने चुप रहना बेहतर समझा। विजय शादी में व्यस्त था, लेकिन जब उसने अपने माँ बाप की आंखों में अकेलापन देखा तो उसका दिल भीतर से कांप उठा। शादी के बाद जब सब नॉर्मल होने लगा तो एक दिन काव्या ने बातों बातों में कहा, विजय, तुम्हारे मम्मी पापा गांव में ही खुश रहेंगे। वहां की हवा, पानी सब उनके लिए सही है। यहाँ की लाइफस्टाइल उनके लिए नहीं बनी। हम जब भी फुर्सत मिलेगी मिलने चलेंगे, लेकिन रोज रोज गांव के तौर तरीके इस फ्लैट में नहीं चल सकते। विजय कुछ नहीं बोला। बाहर से वह शांत था, लेकिन उसके भीतर कहीं कुछ टूट गया था। उसका मन बेचैन हो उठा, जैसे गांव की मिट्टी और मां की गोदी उसे पुकार रही हो, पर वह खुद को उस ग्लास की दीवार में कैद महसूस कर रहा था, जहां सब कुछ साफ दिखता है
लेकिन छू नहीं सकते। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त विजय बहुत थका हुआ था, लेकिन उसका मन बेचैन था। उसके जहन में एक ही बात बार बार घूम रही थी। माँ बाबूजी अब अकेले हैं, बूढ़े हो चले हैं। क्या उनका हक नहीं कि वे भी अपने बेटे के साथ आराम से रहें, शहर की सुख सुविधा में थोड़ा चैन पा सकें? विजय ने ठान लिया कि अब वह उन्हें गांव से शहर ले आएगा। कुछ दिनों बाद वह गांव पहुंचा। जैसे ही धर्मदास और गौरी ने अपने बेटे को दरवाजे पर खड़ा देखा, दोनों की आंखें भर आईं। गौरी ने तुरंत आंचल से आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए कहा, लल्ला तू आ गया, अब हमारा तो जी ही भर आया। धर्मदास ने विजय को कसकर गले लगाया, मानो वर्षों की थकान उसी एक आलिंगन में बह गई हो। विजय ने अपने मन की बात कही, माँ बाबूजी, आप दोनों अब मेरे साथ शहर चलिए। अब आपको अकेले नहीं रहना पड़ेगा, मुझे आप दोनों की जरूरत है। धर्मदास और गौरी थोड़ी देर तक चुप रहे, फिर आंखों में खुशी की चमक लिए बोले, जैसे तेरी मर्जी बेटा, अब तो तू ही हमारा संसार है। शहर पहुंचने पर शुरुआत में सब कुछ नया और रोमांचक लगा। विशाल इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी और हर ओर चमक दमक। लेकिन जल्दी ही यह रोमांच एक बोझ में बदल गया। फ्लैट में कदम रखते ही दोनों ने खुद को जैसे किसी और दुनिया में पाया। बड़े बड़े पर्दे, फर्श पर चमचमाती टाइलें, दीवारों पर आधुनिक पेंटिंग और हर कोने में तकनीक से भरा जीवन। उस घर की कोई चीज उनके गांव के मिट्टी पुआल वाले संसार से मेल नहीं खा रही थी। काव्या ने उन्हें देखकर एक ठंडी मुस्कान दी। उसने न तो गले लगाया, न ही कोई गर्मजोशी दिखाई। कुछ ही देर में उसने गौरी से कहा, देखिए मम्मी जी, यहाँ चीजें थोड़ी अलग हैं। हम सुबह नाश्ता सिर्फ टोस्ट और कॉफी करते हैं, दाल रोटी नहीं। और पार्टी में तो प्लीज पुराने कपड़े पहनकर मत आइएगा, वरना लोग क्या कहेंगे। गौरी के हाथ में अभी तक उनके गांव का गोटे वाली पुरानी साड़ी थी, जिसे पहनकर वो बहुत गौरव महसूस करती थी। मगर बहू की बात सुनकर वो चुप हो गईं और उस साड़ी को वापस बैग में रख दिया। धर्मदास ने धीरे से कहा, बेटा, हम तो गांव के हैं, हमें जैसे रहना आता है हम वैसे ही ठीक हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि तुम्हारे घर में कोई परेशानी ना हो। गौरी ने भी सिर हिला दिया, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान अब फीकी हो गई थी। शहर की जिंदगी अब धीरे धीरे इन वृद्ध माँ बाप के लिए एक बोझ बनती जा रही थी। काव्या की आंखों में सम्मान की जगह खींच आ गई थी। वह हर बात में अपने सास ससुर को ताना मारने लगी थी, कभी उनके पहनावे को लेकर, कभी उनकी भाषा को लेकर और कभी उनके अस्तित्व को लेकर। काव्या ने घर में जो सबसे अच्छा कमरा था वह खुद और विजय के लिए रखा। धर्मदास और गौरी को एक छोटा सा कमरा दे दिया गया, जिसमें न खिड़की से हवा आती थी न रोशनी। कमरे में एक पुराना पंखा था जो कर्र कर्र की आवाज करता था, मानो बूढ़े माँ बाप की सिसकियों में शामिल हो गया हो। खाना भी समय से नहीं मिलता था। कई बार जब वे भूखे रहते तो खुद रसोई में जाकर कुछ बना लेते, सूखी रोटी या उबला हुआ पानी। अगर कोई काव्या का दोस्त या सहेली घर आता तो वह माँ बाप को कमरे में बंद कर देती और कहती, प्लीज आप लोग बाहर मत आइए, ये मेरी इज्जत का सवाल है, मेरे फ्रेंड्स को यह सब अच्छा नहीं लगेगा। धर्मदास को यह बात भीतर तक चुभती थी। एक दिन उन्होंने धीरे से कहा, हम क्या इतना बोझ बन गए हैं कि अपने ही बेटे के घर में छिपकर रहना पड़े। गौरी चुपचाप उनकी आंखों में देखती रही। रात को जब सब सो जाते तो वो तकिए में मुंह छिपाकर रोती। वह रोना किसी को सुनाई नहीं देता था, लेकिन भगवान जरूर सुनते होंगे। विजय यह सब देखता था। उसे मालूम था कि उसके माता पिता दुखी हैं, अपमानित हैं, लेकिन वो काव्या से कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाता था। उसे डर था कि कहीं घर में झगड़ा न हो, कहीं काव्या उसे छोड़ न दे। इस डर ने उसे अपने माँ बाप के सामने बौना बना दिया। धर्मदास और गौरी अब समझ चुके थे कि इस घर में उनके लिए सिर्फ जगह है, प्यार नहीं। और जब प्यार ना हो तो चार दीवारें भी कैद खाना बन जाती हैं। कई दिनों से काव्या के चेहरे पर झुंझलाहट और असहजता साफ झलकने लगी थी। हर छोटी बात पर ताने मारना, शिकायतें करना उसकी आदत बन गई थी। लेकिन उस दिन हद हो गई। एक पार्टी से लौटने के बाद वह गुस्से से आग बबूला था। गुस्से में कांपती आवाज में उसने विजय से कहा, या तो ये लोग इस घर में रहेंगे या मैं।
मैं नौकरों जैसे कपड़े पहनने वाले, गांव की भाषा बोलने वाले लोगों के साथ नहीं रह सकती। मेरी इज्जत मिट्टी में मिल रही है। विजय अवाक रह गया। उसके होंठ खुले रह गए, लेकिन आवाज नहीं निकली। पूरी रात वह बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। माँ बाप के थके चेहरे उसकी आंखों के सामने घूमते रहे, लेकिन एक तरफ काव्या की जिद थी, दूसरी तरफ माँ बाप का प्रेम। सुबह होते ही विजय भारी मन से अपने माता पिता के कमरे में पहुंचा। वह आंखें नीची किए हुए था, आवाज कांप रही थी। माँ, बाबूजी, चलिए मैं आपको गांव छोड़ आता हूं, शायद आप वहीं ज्यादा खुश रहेंगे। गौरी कुछ पल तक बेटे का चेहरा देखती रही, फिर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटा, हमने तुझे इसलिए नहीं पाला था कि बुढ़ापे में ठोकरें खाएं, पर अगर तेरी जिंदगी में हमारी जगह नहीं बची तो हम खुद ही हट जाते हैं। धर्मदास ने कांपती आवाज में कहा, पैसा सब कुछ नहीं होता बेटा। जिस छांव में तू बचपन में पला, उसी छांव को आज तू धूप में छोड़ रहा है। मगर याद रखना, भगवान सब देखता है। ये दुनिया गोल है, वक्त किसी को नहीं छोड़ता। चुपचाप एक पुरानी थैली में अपने कपड़े रखकर आंसुओं को छिपाते हुए वे घर से निकल पड़े। वही घर जिसे उन्होंने बेटा समझकर अपनाया था। माँ बाप के जाने के बाद घर में भले ही भौतिक सुख बाकी थे, लेकिन सन्नाटा गूंजने लगा था। काव्या ने राहत की सांस ली। वो फिर से अपने पुराने अंदाज में पार्टीज में जाने लगी, सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालने लगी और अपनी स्टाइल में जिंदगी जीने लगी। लेकिन जिंदगी की राहें हमेशा एक सी नहीं रहती। कुछ ही महीनों में विजय की कंपनी में आर्थिक मंदी आई। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बंद हो गए। एक दिन ऑफिस से कॉल आया, मिस्टर विजय, हमें खेद है, लेकिन हमें आपको सेवा से मुक्त करना होगा। विजय की जिंदगी जैसे पल भर में बिखर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कहां जाए। धीरे धीरे उसके दोस्त किनारा करने लगे, जिन्हें वो हर मौके पर मदद देता था। वे अब फोन उठाना भी छोड़ चुके थे। काव्या का स्वभाव अब और ज्यादा कटु हो गया। हर दिन वो उसे ताने देती, तुमने मुझसे शादी करके क्या दिया? अपनी माँ बाप की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। एक दिन विजय जब घर लौटा तो देखा कि काव्या अलमारी से गहने निकाल रही है। उसने कहा, मैं जा रही हूं अपने मायके, वहां कम से कम इज्जत तो मिलेगी। तुम जैसे नाकाम इंसान के साथ जिंदगी बर्बाद नहीं करनी मुझे। और फिर वो सारे जेवर और कुछ पैसे लेकर चली गई, बिना पीछे देखे। अब विजय बिल्कुल अकेला था, शहर की भीड़ में खोया हुआ एक गुमनाम नाम और एक टूटी हुई आत्मा। कुछ दिनों तक विजय ने नौकरी की तलाश की, दर दर भटका, अखबार के पन्नों पर अपनी योग्यता तलाशता रहा, पर उम्र और अनुभव अब उस पर भारी पड़ रहे थे। थका टूटा निराश विजय एक दिन स्टेशन पर बैठा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी उसे अपने बचपन के दिन याद आए, माँ के हाथ की रोटी, बाबूजी की गोद, मिट्टी की महक। उसी शाम वो एक बस में चुपचाप सवार हुआ और गांव की ओर चल पड़ा। गांव पहुंचा तो शाम ढल रही थी। खेतों में गायें चर रही थीं, मिट्टी की खुशबू हवा में थी। उसी मिट्टी में धर्मदास हल चला रहे थे, कमजोर शरीर, लेकिन हिम्मत आज भी अडिग। गौरी रसोई में रोटी बना रही थी, गुनगुना रही थी, मगर आंखें बार बार दरवाजे की तरफ उठ जाती थीं। जैसे ही उन्होंने विजय को सामने खड़ा देखा, उनका गीत रुक गया। गौरी की रोटी गिर पड़ी और वह दौड़ कर आई। बेटा, तू आ गया, तू सच में आ गया? विजय माँ के पैरों में गिर पड़ा। माँ, माफ कर दो, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। गौरी ने उसे उठाया, गले से लगाया और रोती रही। धर्मदास ने भी हल छोड़ दिया और आकर बेटे को सीने से लगा लिया। उन्होंने धीरे से कहा, देखा बेटा, जब पूरी दुनिया तुझे छोड़ दे, तब माँ बाप ही होते हैं जो बिना शर्त अपनाते हैं। ये घर तेरा ही है, हमेशा से था। विजय अब पूरी तरह बदल चुका था। उसका अहंकार गल चुका था, उसकी आत्मा पिघल चुकी थी। उसने गांव में रहकर कुछ अच्छा करने की ठानी। पास के पुराने स्कूल में जाकर देखा कि वहां शिक्षक नहीं है। कई गरीब बच्चे पढ़ाई से वंचित हैं। विजय ने अपने ही खेत की एक झोपड़ी में छोटा सा स्कूल शुरू किया। टाट पट्टी बिछाकर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, बिल्कुल मुफ्त। धीरे धीरे गांव के लोग उसका सम्मान करने लगे। बच्चे उसे गुरुजी कहने लगे। उसकी सादगी और सेवा ने लोगों का दिल जीत लिया। धर्मदास और गौरी अब हर रोज मुस्कुराते थे।
उनका बेटा अब न सिर्फ उनका सहारा था, बल्कि पूरे गांव की रोशनी बन गया था। गौरी अक्सर कहती, हमने तो अपने बेटे को खो दिया था, लेकिन अब जो मिला है वो पहले से भी बेहतर है। धर्मदास गर्व से कहते, अब विजय को समझ आ गया है कि असली सफलता सेवा में है और असली दौलत अपनों के साथ होने में। उपसंहार, दिल को छूने वाली सीख। सीख 1, माता पिता का प्यार बिना शर्त होता है। सीख 2, दौलत और दिखावा समय के साथ खत्म हो जाते हैं, लेकिन संस्कार और रिश्ते हमेशा साथ रहते हैं। सीख 3, जो अपने माँ बाप की सेवा करता है उसके जीवन में सच्चा सुख मिलता है। सीख 4, घमंड, पैसे और दिखावे का अंत हमेशा अकेलेपन में होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माता पिता का प्यार निस्वार्थ होता है। धन और दिखावा क्षणिक हैं, लेकिन संस्कार और रिश्ते स्थायी। जो अपने माता पिता की सेवा करता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। अहंकार और दिखावे का अंत अक्सर अकेलेपन में होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दिव्या ज्ञान कहानियां को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमारे लिए अनमोल हैं। उन्हें कमेंट में जरूर साझा करें। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।